नमस्कार दोस्तों। इस बार हम बात करने वाले हैं OBOR परियोजना के बारे में, क्योंकि भारत इससे काफ़ी प्रभावित है और भारत इसका काफ़ी विरोध भी कर रहा है। इसलिए ये परियोजना काफ़ी चर्चा में है और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हूं आपका होस्ट नसीम अंसारी और चलिए शुरू करते हैं OBOR के बारे में जानने के लिए। OBOR का फुल फॉर्म होता है वन बेल्ट वन रोड। ये एक परियोजना है जो चीन द्वारा शुरू की गई है। इसे इस सदी की सबसे बड़ी परियोजना भी कहा जा रहा है। इसमें दुनिया के 65 देशों को कई सड़क मार्गों, रेल मार्गों और समुद्र मार्गों, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और समुद्र मार्ग से देशों को जोड़ने का प्रस्ताव है। और इन जो 65 देश हैं, इनमें विश्व की आधे से ज़्यादा आबादी रहती है। इसका उद्देश्य क्या है? एशियाई, अफ्रीका, चीन और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग में सुधार लाना है। इसमें देखिए अमेरिका का जिक्र नहीं आ रहा है। इसमें एशिया, अफ्रीका, चीन और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग में सुधार लाना है। और जब ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपस में व्यापार में काफ़ी सहूलियत होगी। लेकिन फ़िलहाल इसको पूरा होने में तकरीबन 30 साल लेंगे। अभी 2017 चल रहा है, तो 2049 तक इसके पूरा होने की संभावना है। और ये शुरू होती है चीन के जियान प्रांत से शुरू होकर रूस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, टर्की से होते हुए यूरोप के देशों पोलैंड, यूक्रेन, बेल्जियम, फ्रांस को सड़क मार्ग से जोड़ते हुए फिर समुद्री मार्ग एथेंस, केन्या, श्रीलंका, म्यांमार, जकार्ता, कोलंबो होते हुए फिर से चीन में ही आके जुड़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 30 साल लगते हैं पूरे होने में। 2049 तक पूरे होने की उम्मीद है। तो ये है वन बेल्ट वन रोड परियोजना के बारे में तथ्य। अब इसमें लागत कितनी आएगी? इसकी लागत लगभग 1400 अरब डॉलर है और उसमें चीन का जो योगदान है वो लगभग 14.5 अरब डॉलर का है। बाकी के देश अपना वहन करेंगे। चीन का योगदान इसमें काफ़ी है, 14.5 अरब डॉलर। इस योगदान के साथ ही इसका आकार 55 अरब डॉलर हो जाएगा तथा 8.75 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता वन रोड परियोजना में शामिल देशों को दी जाएगी। ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना के बारे में कुछ तथ्य हैं। 1400 अरब डॉलर का इसका कुल खर्च आएगा। 7 देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ेगी। हालांकि इससे ज़्यादा भी देश हैं, जो अभी 65 देशों को मैंने बताया। लगभग 48 अरब का निवेश होगा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में। ये चीन, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आगे पढ़ेंगे। OBOR परियोजना में भारत की क्या आपत्ति है? भारत की आपत्ति सबसे महत्वपूर्ण है कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना में जो एक रूट है वो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो जो है भारत जिस पर अपना अधिकार मानता है, जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र, उसके एक क्षेत्र से होकर गुजर रही है। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र पाकिस्तान के कब्ज़े में है। इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान नाम के क्षेत्र में चीन अपनी आर्थिक परियोजनाएं चला रहा है, जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम से हुए है। चीन से शुरू होकर ये आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे ख़त्म होता है, क्योंकि पाकिस्तान इसे अपना मानता है जबकि भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। इसलिए दोनों के बीच विवाद का विषय है और चीन इसमें दखल दे रहा है। इसलिए भारत इस वन बेल्ट वन रोड परियोजना का विरोध कर रहा है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड परियोजना में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है और ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। इसलिए भारत वन बेल्ट वन रोड परियोजना से बाहर है और इस परियोजना का विरोध भी कर रहा है। ये देखिए जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, ये चीन से शुरू होकर पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट पर ख़त्म होता है। ग्वादर पोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चीन यहाँ पर अपनी आर्थिक गतिविधियाँ लगातार तेज कर रहा है और पाकिस्तान को मदद के नाम पर अपनी धमक भारत के चारों ओर बढ़ा रहा है। अब ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इतना अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्योंकि भारत इस क्षेत्र को अपना मानता है। हालांकि पाकिस्तान का कब्ज़ा फ़िलहाल है, लेकिन वो उस कब्ज़े को अवैध मानता है। तो इस कब्ज़े वाले क्षेत्र में किसी भी दूसरे देश की दखलंदाजी भारत को कतई मंजूर नहीं होगी। तो चीन जो इस
क्षेत्र का उपयोग कर रहा है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के रूप में। ये वन बेल्ट वन रोड का परियोजना का हिस्सा भी है, इसलिए भारत वन बेल्ट वन रोड परियोजना का विरोध कर रहा है। भारत इसके पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी विरोध कर चुका है। अब क्योंकि गिलगिट पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है, इसलिए भारत इस परियोजना का विरोध कर रहा है। अब भारत की महत्ता क्या है? OBOR प्रोजेक्ट में चीन को भारत के सहयोग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका और यूरोप के बीच अच्छे रिश्ते हैं। अगर भारत इसमें शामिल नहीं होता है, इसका विरोध करता है, तो अमेरिका के माध्यम से भारत यूरोप के लोगों को, यूरोप के देशों को भी इसमें शामिल होने से रोक सकता है। इसलिए भारत अगर इसमें शामिल हो गया तो चीन के लिए काफ़ी सरल हो जाएगा इस रोज परियोजना को पूरा करना। लेकिन अगर भारत इसका विरोध करता रहा तो भारत के माध्यम से अमेरिका के थ्रू यूरोप के लोग भी इसका विरोध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देश अमेरिका की बात मानते हैं। यूरोपीय यूनियन EU के सदस्य फ्रांस, जर्मनी, एस्टोनिया, यूनान, पुर्तगाल और ब्रिटेन यूरोपीय संघ के उन देशों में से हैं। ये ऐसे देश हैं यूरोपीय संघ के जिन्होंने इन मसौदे को अस्वीकार कर दिया है। और अस्वीकार किस लिए किया है? क्योंकि उनका मानना है कि इसमें यूरोपीय संघ के सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों से संबंध चिंताओं को नहीं सुलझाया गया है। सामाजिक और पर्यावरण की मानकों से संबंध चिंताओं को, ऐसा मानना है यूरोप के इन देशों को, जो कि खासकर में ब्रिटेन महत्वपूर्ण है, फ्रांस और जर्मनी महत्वपूर्ण है, यूनान, पुर्तगाल महत्वपूर्ण है। इन सब देशों ने इस परियोजना का विरोध कर दिया है, क्योंकि अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है सामाजिक और पर्यावरणीय जो स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी परियोजना को पूरे करने के लिए, उससे जो संबंध रिलेटेड चिंता है उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। अब इससे पहले बात आई थी सिल्क रूट। सिल्क रूट इसमें जाना जरूरी है, क्योंकि चीन इससे पहले आज से मतलब ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व से उसका एक सिल्क रूट रहा है। चीन में रेशम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, उसके माध्यम से, ये सिल्क रूट के माध्यम से उस रेशम को कई देशों में, भारत से होके, पाकिस्तान से होके और ईरान से होके मिस्र तक वो सिल्क पहुंचता था। इसलिए सिल्क के व्यापार के कारण उस रूट को सिल्क रूट कहा गया। 200 साल ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच Han राजवंश के शासनकाल में रेशम का व्यापार बढ़ा और इस सिल्क रूट का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। इस मार्ग पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था, बल्कि और भी व्यापार होते थे, लेकिन मुख्य जो व्यापार था वो रेशम का था, इसलिए इसे सिल्क रूट कहा गया। बाद में जब सड़क के रास्ते से व्यापार करना खतरनाक हो गया, तो व्यापार समुद्र के रास्ते होने लगा। समुद्र के रास्ते भी सिल्क का व्यापार अधिक होने के कारण उस एक रूट समुद्र में भी है जिसे सिल्क रूट कहा जाता है। 2014 में यूनेस्को ने इस पुराने सिल्क रूट के एक हिस्से को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता भी दी है। आगे हम देखेंगे सिल्क रूट क्या है। ये देखिए, चाइना से शुरू होकर ये यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ये मिस्र का एक हिस्सा है जो मेडिटेरियन सी के पास है, यानी कि भूमध्य सागर के पास है। तो चीन से शुरू होकर ईरान, इराक तक होते हुए मिस्र तक जाता था। भारत पाकिस्तान में भी इसका रूट था। एक इंडिया में रूट आता था जो कि ग्वादर पोर्ट, अभी तो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है। एक उसका रूट आता था बंगाल में भी, भारत के बंगाल में भी आता था। तो ये चीन से शुरू होकर रेशम का व्यापार जो है मिस्र तक जाता था। भारत पाकिस्तान जो भी हिस्सा है वहाँ तक आता था। भारत के बंगाल का जो हिस्सा है वहाँ तक आता था। तो ये सिल्क रूट था प्राचीन काल में। अभी भी इसको यूनेस्को ने मान्यता दे दी है और चीन इसी रूट को दोबारा पुनर्जीवित भी करना चाहता है। ये OBOR का भी एक हिस्सा है। अब इसमें क्या परियोजना में दिक्कतें क्या है? परियोजना में एक दिक्कत तो ये है कि जो जिस देशों से होकर गुजर रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से, वहाँ पर अभी भी आतंकवाद गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो ये है कि आतंकवादी गतिविधियाँ के कारण उस रूट को दिक्कत होगी। वहाँ पर जो तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि चीन इस्लाम के ज़्यादा खिलाफ है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, लेकिन ऐसे आतंकवादी संगठन ये मानते हैं कि चीन में इस्लाम को दबाया जा रहा है और ये OBOR जो परियोजना है चीन की, इसके खिलाफ वो खड़े हो जाएंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक वगैरह में। दूसरा है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन जो सागर है, वहाँ पर
चीन का जापान के साथ द्वीपों में विवाद चल रहा है। द्वीपों, कौन सा द्वीप किसके कब्जे में है, इस बात पे विवाद चल रहा है जापान के साथ। और भी और देश हैं जो चीन के साथ विवाद चल रहा है साउथ चाइना सी में, तो वो देश इसकी मुखालफत करेंगे, इसका विरोध करेंगे। और अभी हमने पहले बताया कि यूरोप के कई बड़े देश इस परियोजना से दूरी बनाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। तो एक तो साउथ चाइना सी के कारण जापान और आसपास के देश का विरोध करेंगे। यूरोप के देश इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पर्यावरणीय हितों का, आर्थिक हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। भारत पहले से विरोध कर रहा है और अमेरिका के माध्यम से वो यूरोप के देशों को भी इसमें मिला सकता है। भारत OBOR परियोजना का हिस्सा नहीं बना है और एशिया महाद्वीप में भारत अकेला न पड़े, इसलिए उसने रूस के साथ मिलकर 7200 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस के साथ भारत 7200 किलोमीटर के एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की शुरुआत कर रहा है, और ये शुरुआत भारत और रूस की दोस्ती के 70 साल पूरे होने के मौके पर शुरुआत की जाएगी। तो भारत अकेला न पड़े ऐसे कामों में, इसलिए उसने रूस के साथ अपना साथ देना शुरू कर दिया है। ये ग्रीन कॉरिडोर ईरान होते हुए भारत और रूस को जोड़ेगा। इसके साथ ही भारत यूरोप से भी जुड़ेगा, क्योंकि रूस का एक हिस्सा यूरोप में ही पड़ता है। इसलिए जब भारत ईरान होते हुए रूस जाएगा तो वो यूरोप से भी जुड़ जाएगा। 7200 किलोमीटर का लंबा ग्रीन कॉरिडोर जब भारत बनाएगा तो रूस होते हुए, ईरान से होते हुए वो यूरोप से भी जुड़ेगा। तो भारत और रूस के दोस्ती के 70 साल पूरे होने पर ये योजना शुरू होगी। भारत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये OBOR के समर्थन में नहीं है और ये अलग थलग न पड़े, इसलिए अपनी एक योजना शुरू कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी OBOR के बारे में कुछ खास जानकारी। और आप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे सामान्य ज्ञान के बारे में और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।